नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद से जुड़े मामले में हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जिससे उन्हें फिलहाल बड़ी राहत मिली है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय आने तक किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। सुनवाई के बाद धार्मिक नेता ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा पूरी तरह से निराधार और झूठा है। उन्होंने भरोसा जताया कि उन्हें न्यायपालिका से न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बात अदालत के सामने स्पष्ट रूप से रखी है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन आरोपों के आधार पर मामला बनाया गया है वो तथ्यात्मक रूप से गलत है और आश्रम से जुड़े कुछ पहलुओं को लेकर गलत जानकारी प्रस्तुत की गई है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि इस पूरे मामले को लेकर समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश हुई है, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उनके अनुसार सत्य सामने आने पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल इस मामले को लेकर कानूनी प्रक्रिया जारी है और अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने घर से पार्टी कार्यालय के लिए निकलते समय अपने समर्थकों का अभिवादन करते हुए नजर आए, तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें दिल्ली शराब नीति मामले में बरी कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश भर के लोगों ने जिन्होंने इतने कठिन समय में हमारा साथ दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आप जानते हैं कि किस तरह पिछले 4 साल से ईडी, सीबीआई और सारी संस्थाओं का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर शराब घोटाला नामक एक आरोप लगाया गया। सीबीआई, ईडी ने उसमें चार्जशीट दाखिल की। आज कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में कहा कि इतना भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा भी चलाया जा सके। कोर्ट का कहना है कि इतना गलत फर्जी केस है कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। ये पूरा षड्यंत्र किसने और क्यों रचा? ये पूरा षड्यंत्र प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने रचा। उन दोनों को देश से माफी मांगनी चाहिए। उधर दिल्ली की चर्चित आबकारी नीति मामले को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसा तंत्र है जिसके कई रूप और तरीके होते हैं और इसमें शामिल लोग अक्सर साक्ष्यों को मिटाने और सच्चाई को छिपाने में माहिर होते हैं। उनका मानना है कि कानून को कुछ समय तक भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में उन्हें पूरा विश्वास है कि अंततः सत्य की जीत होगी और जो भी दोषी होगा उसे कानून के तहत सजा भी मिलेगी। उन्होंने ये संकेत दिया कि ये मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि नैतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है और जनता सब कुछ समझ रही है। उनके अनुसार दिल्ली की जनता सच्चाई से भली भांति परिचित है और समय आने पर न्याय अवश्य सामने आएगा। तो आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी इनके बहुत सारे हाथ पांव होते हैं, मगर सच्चाई यह है कि कानून को साक्ष्य नष्ट करके देर तक आप भ्रमित नहीं कर सकते। जब से आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप आए और पुख्ता सबूत के साथ आए, तब ये बात हमेशा आती रही कि ये लोग साक्ष्य मिटाने में बड़े माहिर हैं और ये साक्ष्य मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बावजूद उनको जो करना था वो करते रहे। आज एक निचली अदालत से जो भी आया है, कानून का तो जवाब, कानून तो कोर्ट में ही बात करेगा, लेकिन हम आपको कुछ बात जरूर बताना चाहते हैं। हम थोड़ा हैरान भी हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि झूठ हारेगा और दोषी को सजा मिलेगी। भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल का सत्य सारी दिल्ली को पता है। उन बहनों को, माताओं को पता है जिनके बच्चों को शराबी बनाने की कोशिश की गई। उन गलियों को पता है जहां पर गलियों में शराब के ठेके खोलने के लिए सारे नियम कानून को ताक पे रख दिए गए। उन माताओं बहनों को पता है जहां शराब पीने की उम्र घटाकर शराब व्यापारियों, शराब माफियाओं के पक्ष में काम करती हुई दिख रही थी। और ये सवाल पूरे दिल्ली के मन में है और था भी, आज भी है, कल भी रहेगा और उसका फैसला होगा कि अगर दिल्ली का ये न्यू एक्साइज पॉलिसी, इसमें भ्रष्टाचार नहीं था, गड़बड़ी नहीं थी, तो उसको दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने क्यों हटाया। तो
उधर दिल्ली में छात्र संगठन की राजनीति को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें नवनियुक्त अध्यक्ष विनोद जाखड़ औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। ये कार्यक्रम राजधानी के रायसीना रोड स्थित कार्यालय में आयोजित किया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर कांग्रेस से जुड़े कई वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो नए नेतृत्व को समर्थन और मार्गदर्शन देंगे। पदभार ग्रहण समारोह को संगठन के लिए एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, जहां आगामी रणनीतियों और छात्र राजनीति में संगठन की भूमिका को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। कार्यक्रम के माध्यम से संगठन अपने विस्तार और मजबूती की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश देगा। उधर नोएडा में आवारा सांडों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे शहर में दहशत का माहौल बन गया है। सेक्टर 2 में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां 44 वर्षीय शिवेंद्र कुमार को एक सांड ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में साइकिल सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें सांड के अचानक हमले को साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा सेक्टर 4 में भी एक और घटना सामने आई, जहां एक ग्राफिक डिजाइनर पर उसके ऑफिस के बाहर सांड ने हमला कर दिया। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सड़कों पर खुलेआम घूम रहे आवारा सांड आमजन के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने इस घटनाओं को लेकर नोएडा प्राधिकरण की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है। लोगों ने मांग की है कि आवारा पशुओं को नियंत्रित करने के लिए जल्द प्रभावी कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और शहर में सुरक्षा का माहौल स्थापित हो सके। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नेशनल हाईवे पर आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लिख जाने की घटना सामने आने के बाद मामला काफी चर्चाओं में आ गया है। जानकारी के अनुसार हाईवे किनारे दीवारों और स्थानों पर ऐसे नारे लिखे गए, जिनमें एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया गया था। तो इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर यह लिखावट देखी जा सकती है। बताया जा रहा है कि यह काम कथित रूप से हिंदू रक्षा दल से जुड़े कुछ लोगों द्वारा किया गया। वीडियो सामने आने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया और इसे लेकर सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। इस पूरे प्रकरण पर संगठन के अध्यक्ष पिंकी चौधरी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने विवादित बयान दिया। उनके बयान को लेकर विभिन्न वर्गों में नाराजगी और आलोचना देखी जा रही है, जिससे मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि अगर जांच में कोई भी गतिविधि कानून के खिलाफ या माहौल को खराब करने वाली पाई जाती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क है और स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। सभी भाइयों को जय श्री राम। सभी भाइयों को एक बात बतानी चाहता हूं, दिल्ली देहरादून हाईवे जो बना है उस पर हमारे कार्यकर्ताओं ने लिखा है कि मुसलमानों के लिए सड़कें नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस देश में कितने प्रतिशत मुसलमान हैं और कितना वो टैक्स दे रहे हैं। और आपको एक बात बता रहा हूं, और भारत सरकार को भी ये चिंता करनी चाहिए कि हमारे टैक्स का दिया हुआ पैसा सारा लाभ ये लोग प्राप्त कर रहे हैं। जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उनका लाभ ये जिहादी उठा रहे हैं। और आपको एक बात और बतानी चाहता हूं, आप लोगों को सभी को एक चीज और सोचनी चाहिए। बहुत भाईचारे का पाठ ये सरकारें पढ़ाती हैं हम लोगों को, लेकिन आपको एक बात और बताता हूं, हमारे मंदिरों का जितने भी बड़े मंदिर हैं उनमें से सारा पैसा सरकार को जाता है। अगर ज्यादा ही भाईचारे का पाठ किसी को लग रहा है तो वो ये देखिए कितने मस्जिद मदरसों का पैसा भारत सरकार को जा रहा है। हमारा पैसा जा करके और लाभ सारा का सारा इन जिहादियों को देना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरी ताकत के साथ विरोध किया जाएगा। और मुसलमानों को जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उनसे वंचित करना चाहिए सरकार को। टैक्स हम देते हैं, सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं हम लोग जो है देते हैं। वोट दे करके, हिंदू की वोट लेकर के सरकार बनती है और सारा लाभ इन जिहादियों को पहुंचाया जा रहा है। ये उधर ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक 3 क्षेत्र के तुसियाना गांव में एक युवक की हत्या की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। गांव में मनोज उर्फ लालू नामक युवक का खून से लथपथ शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। मृतक मूल रूप से हरदोई जिले के मजला थाना क्षेत्र के चटिया गांव का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गांव में आयोजित एक कुआं पूजन कार्यक्रम के दौरान 2 लोगों के बीच कहासुनी हुई थी। ये विवाद मनोज और जगवीर भाटी के बीच हुआ, जो बाद में हिंसक रूप ले बैठा। आरोप है कि कहासुनी के बाद जगवीर ने मनोज पर हमला कर दिया, जिसमें उसके सिर पर गंभीर चोटें आई। इसके बाद हत्या कर शव को फेंक दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुट गई है, ताकि घटना के सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके। दिनांक 26 फरवरी 2026 को थाना इकोटेक 3 क्षेत्र के अंतर्गत एक मनोज उर्फ लालू नाम के व्यक्ति की शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल ही
पुलिस टीम और अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को मौके बुलाया गया और तत्काल ही इसमें जांच शुरू की गई। जब इसमें आगे तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि घटना के कुछ समय पहले उसका जगवीर नाम के व्यक्ति के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद जगवीर ने सर पे मनोज को मारकर उसकी हत्या कर दी। अभियुक्त को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। आला कदर बरामद किया जा चुका है। अन्य विधिक कार्य प्रस्तुत है। दिनांक उधर गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के हिंडन विहार इलाके में पिछले कुछ दिनों से लगातार दुकानों के शटर तोड़कर कॉपर चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, जिससे व्यापारियों में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया था। इन वारदातों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की और लगातार निगरानी व तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गिरोह के सरगना फरीद अलवी को गिरफ्तार कर लिया, जो मूल रूप से बुलंदशहर के चावली क्षेत्र का रहने वाला है और वर्तमान में प्रताप विहार में रह रहा था। गिरफ्तारी के समय उसके पास से लाखों रुपए मूल्य का चोरी किया गया कॉपर भी बरामद हुआ। पूछताछ में सामने आया कि वो कबाड़ का काम करता है और दिन के समय कॉपर की दुकानों की रेकी करता था, जिसके बाद रात में अपने साथियों के साथ मिलकर दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस ने उसे उस समय पकड़ा जब वो चोरी का माल बेचने की फिराक में था। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी की जा रही है। उधर नोएडा में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं, जहां दबंग किस्म के लोगों के हौसले काफी बुलंद नजर आए। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 45 में गाड़ी पार्किंग को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक रूप ले बैठा। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान कुछ दबंगों ने दो सगे भाइयों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के समय हमलावर बेखौफ होकर लगातार मारपीट करते रहे, जबकि मौके पर पुलिस की मौजूदगी नजर नहीं आई। घायल युवकों को गंभीर हालत होने के बाद पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित पक्ष ने स्थानीय पुलिस पर समय पर कार्रवाई न करने और लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस घटना के बाद इलाके और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। मेरी लड़ाई हुई थी, मेरे बड़े भाई दुकान के आगे गाड़ी खड़ा रहे थे। उतने में अनिल कुमार और उनका बेटा अनिकेत और उनके साथी भाई के पास आए थे। उन्होंने बोला था कि भाई गाड़ी हटा ले। उसी टाइम मेरे भाई ने बोला था भाई मैं गाड़ी हटा रहा हूँ। मेरे भाई ने गाड़ी हटाई थी। हटाने के बाद में उन्होंने मेरे भाई पे गाली और गलौज करी। उसके बाद मेरे भाई ने कहा था गाली गलौज क्यों कर रहे हो। इतने में अनिल कुमार और उनका बेटा निकेत और उनके साथियों ने धारदार हथियारों से वार करा मेरे भाई पर, मारने की साजिश से पूरी से। और फिर उसके बाद में मेरा भाई बेहोश हो गए, तो उनकी जेब में 20,000 और प्लस मोबाइल रखा था। जाते जाते वो ले गए। फिर मैं आया अपने भाई को बचाने, तो उन्होंने मेरे ऊपर भी पूरी दांतदार हथियारों से वार किया, तो जिसमें मेरा भाई बेहोश हो गए थे और मैं भी बेहोश हो गया था। उसके बाद में पब्लिक ने, बाज़ार वालों ने मुझे सरकारी अस्पताल में लाया गया। दोनों भाइयों को लाने के बाद में वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया, इसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए। ये पुलिस वालों ने क्या क्या बात करी है अभी? पुलिस वालों ने सर मेरे से अभी तक 24 घंटे हो गए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरी लड़ाई हुई थी, मेरे बड़े भाई दुकान के आगे गाड़ी खड़ा रहे थे। उतने में अनिल कुमार। उधर हापुड़ जिले में जिलाधिकारी कार्यालय उस समय हलचल का केंद्र बन गया, जब अपनी समस्या लेकर पहुंची एक महिला अचानक कार्यालय परिसर में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। महिला अन्य लोगों के साथ अपनी शिकायत दर्ज कराने आई थी, लेकिन इसी दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो अचेत हो गई, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने तुरंत संवेदनशीलता दिखाते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बिना समय गंवाए महिला को सरकारी वाहन के माध्यम से जिला अस्पताल भेजा गया, ताकि उसे जल्द से जल्द इलाज मिल सके। साथ ही अस्पताल प्रशासन को भी निर्देशित किया गया कि महिला को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और उसके पूरी तरह स्वस्थ होने तक उसकी निगरानी की जाए। इस त्वरित कार्रवाई और मानवीय दृष्टिकोण की मौके पर मौजूद लोगों ने सराहना की। जानकारी के अनुसार महिला अपनी व्यक्तिगत समस्या के समाधान के लिए कार्यालय पहुंची थी, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने से यह घटना हो। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज जारी है और उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। हापुड़ में डीएम कार्यालय में शिकायत सुनने के दौरान डीएम अभिषेक पांडे शिकायत सुन रहे थे। इस दौरान एक महिला अचानक बेहोश होकर गिर गई। डीएम ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को महिला को अपनी सरकारी गाड़ी से निजी अस्पताल में भेजा और उनका उपचार कराने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जब तक महिला पूरी तरह से स्वस्थ न हो जाए तब तक उन्हें डिस्चार्ज न किया जाए। डेली 24 भारत के लिए नदीम नकवी।
उधर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी इलाके में स्थित प्लाईवुड और झूमर की एक दुकान में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज फैली कि देखते ही देखते उसने विकराल रूप धारण कर लिया और दुकान से उठती ऊंची लपटों और धुएं ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। इस दौरान एक व्यक्ति दुकान की छत पर फंस गया, जिसे मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने जोखिम उठाते हुए सुरक्षित नीचे उतारा। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का भी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं। ये पूरी घटना बिसरख थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। और देखिए 12:20 पे हम लोगों को शाहबेरी थाना बिसरख इसके घर में आग लगने की सूचना मिली। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने गाड़ियाँ भेजी है। यहाँ आके देखा गया कि जो आग है वो घर के ग्राउंड फ्लोर के बने फर्नीचर में लगी है, जिसकी वजह से आग की लपटें काफ़ी ऊपर उठ रही थी और उसमें एक व्यक्ति जो है छत पे फंसा हुआ था, उसको हमने अपने फायर सर्विस का एक्सटेंशन लेटर लगा के उतारा है। हमारे कर्मचारी BA सेट पहन के अंदर गए हैं और आग को पूर्णतः बुझा दिया है। लगभग आधा घंटा फायर फाइटिंग चला है। अच्छी बात यह है कि इस आग में कोई भी इंजरी नहीं है, कोई भी जनहानि नहीं है। आग को पूर्णतः बुझा दिया है। उधर नोएडा के सेक्टर 18 इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक बिजली का ट्रांसफार्मर तेज धमाके के साथ फट गया। विस्फोट इतना अचानक हुआ कि आसपास मौजूद लोग घबरा गए और मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि उसी समय दो व्यक्ति ट्रांसफार्मर के नीचे से गुजर रहे थे, जो इसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और दोनों घायलों को जल्द ही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। इस घटना ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उधर शामली जिले के कांदला क्षेत्र के गांव कनियान में एक दुखद घटना सामने आई, जहां उच्च वोल्टेज बिजली लाइन की चपेट में आने से देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मोर खेतों के पास या बिजली के तारों के आसपास उड़ान भरते समय अचानक HT लाइन से टकरा गया, जिससे उसे तेज करंट लगा और मौके पर ही उसकी जान चली गई। इस घटना से स्थानीय लोगों में शोक का माहौल है और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि खुले और निचले लटकते हुए बिजली के तार अक्सर पक्षियों के लिए खतरा बन जाते हैं। ऐसे में संबंधित विभाग को इस ओर ध्यान देकर आवश्यक कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। उधर धनला में आगामी होली और धुलंडी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर सिरियारी थाना परिसर में कम्युनिटी लाइजन ग्रुप CLG की बैठक आयोजित की गई। बैठक का संचालन उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा और थाना अधिकारी हुकुमगिरी की उपस्थिति में हुआ। इस दौरान क्षेत्र में कानून और शांति बनाए रखने, स्थानीय समुदाय के बीच समन्वय बढ़ाने और त्योहारों के अवसर पर किसी भी प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में CLG से जुड़े जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक और स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अधिकारियों ने सभी सदस्यों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और क्षेत्र में शांति बनी रहे। अधिकारियों ने यह भी आश्वासन दिया कि त्योहारों के दौरान अतिरिक्त पुलिस जत्था तैनात रहेगा और गश्त बढ़ाई जाएगी, ताकि नागरिकों का त्यौहार सुरक्षित और उल्लासपूर्ण रूप से संपन्न हो। इस अवसर पर ASI लक्ष्मण लाल, हेड कांस्टेबल नरसिंह लाल, कांस्टेबल उमाराम, सुरेश चौधरी, चंद्रदेव, गौतम, कानाराम, श्यामालाल और इसके अलावा क्षेत्र के भावी सरपंच हेमंत सिरवी, खीवाराम, अल्लाह बख्श, रिखव चंद्र जैन सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। बैठक में स्थानीय प्रशासन और समुदाय के बीच विश्वास और सहयोग को मजबूत करने का संदेश दिया गया। उधर जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके में दिन दहाड़े एक खौफनाक घटना ने इलाके में दहशत फैला दी। ये 6 बदमाशों ने 2 युवकों पर अचानक से तलवार और डंडों से हमला कर दिया। इस हमले के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बदमाश युवकों का पीछा कर उन्हें घेरते हैं और फिर हथियारों से हमला कर देते हैं। पुलिस के अनुसार ये वारदात 23 फरवरी को हुई, जब दोनों युवक स्कूटी से इलाके से गुजर रहे थे। तभी 2 बाइक पर सवार 6 हमलावरों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद उन्होंने स्कूटी सवार युवकों को घेर लिया और तलवार और डंडों से हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले से घबराए युवक अपनी जान बचाने के लिए पास के एक मकान में घुस गए। हमले के दौरान अफरा तफरी मच गई और एक युवक स्कूटी गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोग शोर सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे, जिससे हमलावर घबरा कर मौके से फरार हो गए। घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने CCTV फुटेज और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर जांच को तेज कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ जिले के नौहर क्षेत्र में मटोरिया गैरेज में पूर्व विधायक अभिषेक मोटरिया ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की नहरों की स्थिति सुधारने के लिए डबल इंजन सरकार पूरी तरह संकल्पित है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि हरियाणा और राजस्थान सरकारों के बेहतर तालमेल के चलते मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री ने नहरों की रिलाइनिंग के लिए DPR तैयार करने की राशि स्वीकृत कर दी है और इसका कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। पूर्व विधायक ने विशेष रूप से नौहर क्षेत्र के जसाना
मलवानी, बिरकाली, आपूबवाला, रायसिंहपुरा, थिराना और आसपास के छोटे माइनर नहरों की स्थिति सुधारने के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि डीपी और एनओसी की स्वीकृति भी मिल चुकी है और हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश भी प्राप्त हो चुके हैं। खुशी की बात यह है कि डीपीआर का कार्य राजस्थान सरकार करेगी, जिससे स्थानीय किसानों और जल उपयोगिता संगम के सदस्यों को राहत मिलेगी। में 2 साल, 3 साल, 5 साल लगाकर मिलती है, परंतु एक ही बजट में इतनी बड़ी राशि देना, जिसमें मुख्य रूप से नोहर वित्रिका, जसाना मेजर, मलवाड़ी, बिरकाली, आपूवाड़ा, रायसिंहपुरा, फिपाना, तमाम नहरों की रीलाइनिंग या जीर्णोद्धार कहें, वो कार्य पूरा होगा। और साथ ही साथ खाड़ों के लिए भी जो 20-25 करोड़ की राशि हमने और अधिक मांगी थी, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाँ करी है, जो मार्च के बाद अलग अलग चरणों में हमें मिलेगी। और आज सारे अध्यक्ष और हम मीडिया के माध्यम से सरकार का धन्यवाद देने के साथ साथ जो सिंचाई सुविधा बेहतर होगी, अच्छे तरीके से बहाल होगी, पानी का सीपेज लीकेज जो हो रहा था, नहरों की क्षतिग्रस्त होने की वजह से टेल के किसानों को पानी नहीं पहुंच रहा था, और अन्य कई प्रकार की समस्याएं नहरों के टूटे होने की वजह से आ रही थी, वो अब नहीं रही। इसके साथ साथ नहरों और खाड़ों का मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ एक बड़ी घोषणा, 5 करोड़ का कन्वेंशन सेंटर भी हमें इस बजट में मिला है। आमतौर पे यह सेंटर जिला मुख्यालय पर ही मिलता है, परंतु जिला मुख्यालय पर हमने ये बात सीएम साहब के समक्ष रखी कि ऑलरेडी वहां पर एक सेंटर है, क्यों ना एक बड़ा सेंटर, बड़ा हॉल, एक जन उपयोगी हॉल नोहर में दिया जाए। इसके लिए उन्होंने जिला मुख्यालय से हटकर इस 5 करोड़ की राशि को स्वीकृत किया और नगरपालिका नोहर के क्षेत्र में, शहर में वो इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर, टाउन हॉल शहरवासियों को समर्पित करने। उधर भागल भीम रोड पर हाल ही में एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों और राजकीय आपात सेवा के सहयोग से 108 एम्बुलेंस के माध्यम से घायल को तुरंत राम प्रताप की मदद से राजकीय उच्च प्राथमिक अस्पताल पहुंचाया गया। युवक के सिर में चोट लगी है और उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने इस समय सूचना दी है कि घायल युवक भीनमाल के राजकीय अस्पताल में एडमिट है। परिवार या परिचितों से अपील की जा रही है कि अगर कोई इस युवक को पहचानता है तो तुरंत अस्पताल पहुंचकर परिजनों को सूचित करे। मानवता के दृष्टिकोण से लोगों से आग्रह किया गया है कि ये संदेश अधिक से अधिक साझा करें, ताकि घायल युवक के परिवार तक जानकारी जल्द पहुंच सके और आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। वहीं डूंगरपुर जिले में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। जिले के सरौदा और पाडवा गांव में गुरुवार शाम को पुलिस ने भव्य फ्लैग मार्च निकाला, जिसका उद्देश्य न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना था, बल्कि आमजन में सुरक्षा का भरोसा पैदा करना और असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी देना भी था। फ्लैग मार्च का नेतृत्व सरौदा थानाधिकारी भावेश चौहान ने किया। पुलिस का ये दल मुख्य मार्गों, बाजारों और तंग गलियों से होते हुए दोनों गांवों में गया और अंततः सरौदा चौराहे पर मार्च संपन्न हुआ। इस दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी ने ग्रामीणों और स्थानीय लोगों में सुरक्षा का विश्वास बढ़ाया। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अफवाह या अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। थानाधिकारी और पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वो त्योहारों को आपसी भाईचारे, उल्लास और अनुशासन के साथ मनाएं और अगर किसी को किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिली तो तुरंत नजदीकी थाने को सूचित करें। फ्लैग मार्च ने यह संदेश दिया कि पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। तो डीडवाना उपखंड क्षेत्र के पास दौलतपुरा के नजदीकी इलाके में एक सड़क हादसे में नीलगाय गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार ट्रक ने नीलगाय को जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसके दोनों पिछले पैर फ्रैक्चर हो गए और वो सड़क किनारे तड़पती रही। जैसे स्थानीय लोगों और गौ रक्षकों को घटना की सूचना मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंचे। गौ रक्षकों और सेवाभावी युवाओं ने नीलगाय को ढांढस बंधाया और प्राथमिक उपचार शुरू किया। घायल नीलगाय की स्थिति गंभीर होने के कारण तुरंत बड़े पैमाने पर उपचार की आवश्यकता थी, इसलिए गौ सेवकों ने निजी पिकअप गाड़ी का इंतजाम किया और सावधानीपूर्वक नीलगाय को उसमें लाद कर नजदीकी गौशाला ले गए। गौशाला के प्रबंधन और स्थानीय चिकित्सकों की देखरेख में नीलगाय का इलाज जारी है। ग्रामीणों ने गौ रक्षकों की तत्परता और जीव दया की भावना की सराहना की। क्षेत्रवासियों ने यह भी सुझाव दिया कि राजमार्गों पर बेजुबान जानवरों की सुरक्षा के लिए वाहनों की गति पर नियंत्रण और चेतावनी संकेतों की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।